कोंडली विधानसभा से प्रियंका गौतम का स्वागत किया गया शिवम चौधरी द्वारा। आइए दिखाते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से चला प्रोग्राम। बने रहें तस्वीरों में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रियंका गौतम जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें हमारी विधानसभा की प्रत्याशी बड़ी बहन प्रियंका गौतम जी, जो नगर निगम की अभी पार्षद भी हैं घड़ोली वार्ड से, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी शुरुआत होती है माँ भारती के जयघोष के साथ होती है, तो आप सभी से निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करके बोलेगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा। ये हमारे बीच में हमारी भाजपा प्रत्याशी प्रियंका गौतम जी और भाई हमारे राष्ट्रीय आईडी शहर के प्रमुख भाई जरा विनीत जी। और किसी भी साथी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप सीधा प्रियंका बहन से पूछ सकते हो, क्योंकि पिछले आप 5 साल में देख चुके हो कि क्या काम जो सरकार कर रही है। जो सिर्फ बोलती है, बोलने के अलावा मेरे पास भी कोई इनका काम बताने को नहीं है कि इन्होंने नहीं किया। सीधा आप देख सकते हो, वो सिर्फ बोलने में बहुत कुछ किया है। और अब भी क्या बोलते हैं कि अब सरकार आने दो, आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, पर वो पहले 10 साल में कहाँ था? 10 साल से कौन बैठा था? सभी साथियों को पता है यहाँ पे। तो कोई भी किसी के कोई भी क्वेश्चन है कि बहन क्या करेंगी, भाजपा सरकार क्या करेंगी, वो सबको पता है कि सबने नरेंद्र मोदी जी को देख लिया है कि भाजपा सरकार क्या करती है। वो बोलती नहीं है, वो करने के बाद दिखाते हैं कि हमने ये काम कर दिया। तो उसी का किसी को भाई को या किसी बहन को कोई भी डाउट हो तो बहन आपके सामने है, आप सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद। मोदी के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद, एरो का ना गैरो का, युवा मोर्चा से होगा, एरो का ना गैरो का, युवा मोर्चा से होगा। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय आईटी सेल प्रमुख और बहुत ही जुझारू कर्मठ और जिनके नाम पे अनेकों मतलब रिकॉर्ड हमारे मैं शिबू से ही शिवम चौधरी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं के घर पे बैठे हुए, तो भाई साहब का भी पटका पहना करके स्वागत करेंगे, कपिल भाई साहब का। जो हमें बातें हैं, जो मार्गदर्शन है, कैसे हमने बहन जी ने विकास करा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन प्रियंका गौतम जिंदाबाद, बहन प्रियंका गौतम जिंदाबाद, बहन प्रियंका गौतम जिंदाबाद, बहन प्रियंका गौतम जिंदाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम। आज मोर्चे में मोर्चा युवा मोर्चा की शानदार मीटिंग के आयोजक मेरे सभी भाई जिला अध्यक्ष विनय भारद्वाज जी, भाई हिमांशु त्यागी, महामंत्री जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई शिबू, भाई शिवम चौधरी जी, भाई सौरभ जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे युवा मोर्चे के सभी मेरे बहुत ही शक्तिमान भाइयों, यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। सबसे पहले तो अपने भाइयों का दिल की गहराई से, भाई हमारे योगेश खड़े हैं पीछे, हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया, तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी बहन को हिम्मत देने के लिए, उसका साथ देने के लिए आज की ताकतवर मीटिंग का आयोजन किया। वैसे तो आप लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी बहन को विधायक बनने का मौका मिल रहा है। विधानसभा में पहली बार किसी बेटी को किसी पार्टी ने कोंडली विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। 85 साल में किसी भी कोंडली की बेटी को चुनाव कभी किसी पार्टी ने नहीं लड़ाया, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप भाइयों के ऊपर विश्वास करके इस बहन को प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है कि मैं भी वैसे युवा मोर्चे की सदस्य बनी जाऊंगी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे भाई बिल्कुल ठान लेना, और आपने ठाना हुआ है, बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे भाई दिन रात, और आपकी मेहनत की वजह से
ये सीट कोंडली में कमल खिलाने जा रही है। देखिए, लड़ाई इतनी कठिन नहीं है, संघर्ष नहीं है बिल्कुल भी हमारा, लेकिन हाँ मेहनत है। मेहनत इसलिए है क्योंकि 29 साल से कोंडली विधानसभा में कमल नहीं खिला, और जब इतने साल हो जाते हैं ना, मतलब कई भाई तो 29 साल पहले पैदा हुए होंगे, और अब इतनी सरकारी अस्पताल है, कुत्ते काटने तक का इंजेक्शन नहीं है उस अस्पताल में। दवाई के नाम पर एक गोली दी जाती है दर्द की, पट्टियां नहीं है, मलहम नहीं है। अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो कच्चा पच्चा प्लास्टर करके उसे भेज देते हैं कि बाहर से करवा लेना। ये तो स्थिति है हमारे कोंडली की लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की। शिक्षा की बात करते हैं, अगर शिक्षा अच्छी मिल रही होती तो कोंडली के बच्चे पढ़ाई लिखाई में अपना नाम कमा रहे होते। बताइए कितने बच्चे झुग्गी झोपड़ी के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन गए हैं? कोई नहीं बन रहा। एक अच्छी शिक्षा एक बच्चे को कुछ बनाती है। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी शिक्षा दी तो मैं वकील बनी। शिक्षा तो कुछ बनाती है ना। और हमारे क्षेत्र में अगर लोग नहीं बन रहे हैं, बच्चे नहीं बन रहे हैं, उनकी सरकारी नौकरियां नहीं लग रही हैं, तो यानी कि उनके आखिरी छोर तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है। और रही बात एमसीडी की, तो एमसीडी में भी आने वाली अप्रैल के महीने में भाजपा का मेयर बनने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 22 काउंसलर पार्टी छोड़ के जा चुके हैं आम आदमी पार्टी के। 22 काउंसलर, सबको विधायकी का चुनाव नहीं लड़ना। अभी 2 तो परसों ही छोड़ के आए हैं। आम आदमी पार्टी में काम नहीं हो रहे। बैठ जाओ कुर्सियों पे, कुर्सियां खाली बैठ जाओ भाई, जो खाली आम आदमी पार्टी की सरकार में काम नहीं हो रहे। एक भी फाइल विकास कार्यों की पास नहीं हो रही। मैं खुद निगम पार्षद हूँ, इस साल एक भी रुपए मुझे काम करने के लिए फंड नहीं मिला। बताइए जनता कितने विश्वास से हम लोगों को वोट देती है। और 5 साल अगर हम उनसे यही कहते रहे, जो कि केजरीवाल जी हम निगम पार्षदों को कहते रहते हैं बार बार कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, इस वजह से तुम्हारी फाइलें पास नहीं हो रही हैं। तुम्हें नहीं पता एलजी साइन नहीं करते हैं फाइलों पे, हमारा काम रुका रहता है। बताइए जनता को इस चीज़ से क्या मतलब। मैं फिर भी फाइलें लेके जाती थी, क्योंकि जनता के तो काम करने के लिए मैं बनी थी ना निगम पार्षद। तो ये बोला जाता था कि अरे प्रियंका तुम बार बार फाइलें लेके आ जाती हो। तुम्हें नहीं पता केजरीवाल जी जेल से बाहर निकल कर आए हैं, पार्टी में दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है, तुमको अपनी फाइलों की पड़ी हुई है। अब बताइए जनता को इस चीज़ से क्या मतलब। क्या 5 साल बाद हम जब दोबारा वोट मांगने जाएंगे तो उनसे ये बोलेंगे कि आपके काम हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि केजरीवाल जी जेल में थे, मनीष सिसोदिया जी जेल में थे, सारे कैबिनेट जेल में। अगर मंत्री पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, काउंसलर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो दिल्ली की जनता ये देख रही है आम आदमी पार्टी की सरकार में काम नहीं हो रहे। जब ये लोग स्टार्टिंग में बने थे, एक उम्मीद की किरण जगी थी दिल्ली में, लेकिन धीरे 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 इन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली के लोगों से झूठ झूठ बोलकर हर इलेक्शन में कोई नई स्कीम लाते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद वो जब स्कीम लागू नहीं होती तो बोलते हैं एलजी काम नहीं करने दे रहा। खासकर महिलाओं को इस समय दिल्ली की टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि युवा तो अब समझ रहा है उनको तो ना रोजगार मिल रहा, ना अच्छी शिक्षा मिल रही। बुजुर्ग भी समझ रहे हैं। 5 साल में 6 महीने तीर्थ यात्रा करवा दी और 5 साल गुणगान करते रहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। 10,000 सिविल डिफेंस के हमारे भाई थे आपकी उम्र के, 10,000 सिविल डिफेंस के भाइयों को एक झटके में निकाल दिया। उनकी क्या गलती थी? वो सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि उनकी सैलरी देने के लिए केजरीवाल जी के पास पैसा नहीं। दिल्ली में 4200 बस मार्शल लगे थे जब चुनाव था, जब इनका पहला चुनाव था। हम लड़कियां बहुत खुश हुई कि अब तो बस में एक मार्शल मिलेगा हमारी सुरक्षा करने के लिए। दे दिया वोट दिल्ली की लड़कियों ने और महिलाओं ने। और अब क्या स्थिति है उन बस मार्शलों की? 31 जनवरी लास्ट डेट है उनकी भी नौकरी की। 6 महीने से सैलरी नहीं मिली बेचारों को, वो भी निकले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो जीत गए थे। उसके बाद उनके सुध कौन ले? मेरी राजवीर कॉलोनी में 4 नंबर गली में एक भाई ने फांसी लगा के आत्महत्या करी। नहीं देखा जा रहा था उसको अपने बच्चों को भूखा प्यासा, नहीं भर पा रहा था वो बिजली का बिल और पानी का बिल, उसको नौकरी से निकाल दिया था। 1 साल से सैलरी नहीं मिली थी। वो उस उम्मीद में था कि उसको सैलरी मिलेगी, लेकिन एक दिन नोटिस आया कि नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे अस्थायी कामों को क्यों करते हैं?
जिससे कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो, परिवार के परिवार बर्बाद हो। अब युवा समझ गया, बुजुर्गों को 2 साल से पेंशन नहीं आ रही है, अभी 1-2 महीने से थोड़ी सी रिलीज कर दी है क्योंकि चुनाव है दिल्ली में। अब वो भी समझ गए हैं। अब टारगेट है दिल्ली की महिलाएं, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा पॉलिटिक्स में होती नहीं है, इतना दिमाग चलाती नहीं है, सीधी सादी भोली भाली दिल्ली में महिलाएं रहती हैं। झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर की महिलाएं तो बिल्कुल, उनको तो कैसे भी बहला फुसला लो। और उनको बहलाने फुसलाने के लिए 1-1 हज़ार रुपए की स्कीम चलाई थी आज से 8 महीने पहले। MP इलेक्शन के हमें वोट दो, दिल्ली की दिल्ली विधानसभा से बतौर प्रत्याशी खड़ी हैं। इससे पहले आप पार्षद भी हैं यहाँ से। आप अभी कह रही थी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका। तमाम आपने समस्याएं भी बताई। क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत जटिल है, जिसको अभी सॉल्व कर लेना चाहिए था, आप नहीं देखा? देखिए, समस्या सॉल्व करना तो दूर, जो समस्या ऑलरेडी सॉल्व थी उनको समस्याओं में कोंडली विधानसभा में तब्दील कर दिया गया है। हम यहाँ बचपन से हैं, करीब 30-35 साल हो गए हम लोगों को, हमारी एज इतनी हो गई। कभी सीवर की समस्या हम लोगों ने देखी नहीं थी हमारे क्षेत्र में। कभी आपातकाल आ जाए, कभी ही 5 साल में, 10 साल में, 4 साल में कभी कोई सीवर भरे। आज हर गली में, कोंडली विधानसभा के हर मोहल्ले की हर गली में सीवर की समस्या है। एक ऐसा आपातकाल आया हुआ है सीवर का कि सारे सीवर ओवरफ्लो है। झुग्गियों में तो लैट्रिन ऐसे तैर रही है गलियों में कि मुझे खुद उछल उछल के जाकर प्रचार करना पड़ रहा है। ईंटें रख रख के हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। नरक से भी मतलब बहुत निंदनीय उनकी स्थिति है झुग्गी वाले लोगों की। वहाँ पे लोग भर भर के झाड़ू को वोट देते हैं, फिर भी इन लोगों में इतनी इंसानियत तक नहीं है कि उनके लिए स्कीमें तो दूर स्वच्छ वातावरण तक दे दे। पानी की बात करूँ, पानी इतना गटर से गंदा आ रहा है। हमारी कोंडली कॉलोनी की बात करूँ, राजवीर कॉलोनी, मुल्ला कॉलोनी, कल्याणपुरी की झुग्गियाँ, गटर से भी ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। लोग 33 रुपए की बोतलें खरीद कर पानी पी रहे हैं। अब इससे अच्छा तो बिल ही ले लो थोड़ा सा, क्योंकि ये तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है ना। अब से नहीं, 8 साल, 10 साल, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से अलग अलग गली में सब लोग बोतल का पानी खरीद के पी रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर है। मेरी कोंडली विधानसभा में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है, एक कुत्ते काटने का इंजेक्शन नहीं है वहाँ पे। GTV, राम मनोहर लोहिया, पता नहीं वहाँ दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं और वैसे दवाई के नाम पे एक गोली दी जाती है, यूं पकड़ के एक गोली उसी टाइम दे दी जाती है, हाथ पे लेके जाते हैं, बाहर पानी की बोतल करके फांक लगा के खा लेते हैं। ये सिस्टम है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में। दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, पट्टी भी नहीं है वहाँ पे, टाँके मारने की सुई तक नहीं है। किसी की हड्डी टूट जाए तो ऐसा प्लास्टर करते हैं पट्टी पुट्टी बांध के कि बाहर से प्लास्टर करवाओ। कोई व्यवस्था नहीं है। रात के टाइम जितने भी चौकीदार लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में, सब शराब के नशे में धुत रहते हैं, मरीजों के साथ मारपीट करते हैं। कई यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, कई FIR तक दर्ज हो रखी हैं। ये तो कोंडली विधानसभा का हाल हो गया है। अभी हमारी जितनी भी बस्तियां हैं, खासकर जहां से झाड़ू को भर भर के वोट मिलता है, 1 रुपए वहां पे फंड लगाने का काम नहीं किया हमारे क्षेत्रीय विधायक ने। कोंडली कॉलोनी की बात करूं, ये सड़कें वही 20-25 साल पुरानी बनी हुई है। कल्याणपुरी में 1 रुपए फंड नहीं लगाया झुग्गियों के अंदर। लोग बहुत परेशान हैं, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों के साथ धोखा किया गया है। अभी महिलाओं को कभी 1000, कभी 2100 भी महिलाएं समझ गई हैं। अब पता है गरीब महिला क्या कहती है, जैसे मैं उनको समझाती हूँ कि केजरीवाल जी आप तो बोलते हैं लाली हमें सब पता है, हमें ना चाहिए आके 2100 रुपए और 1000 रुपए, हमें तो साफ पानी दे दे, हमें तो हमारी गली, हमारा गटर साफ करा दे, हमारी सड़क बनवा दे, ताकि हम पहले जैसा जीवन तो जिए। 10 मिनट की बारिश में लोगों के बेड तक पानी घुस जाता है। लोग मतलब बहुत ज्यादा परेशान है। मैडम, इस समय में सबसे गंभीर समस्या जो कि आम लोगों से जुड़ी है, हाँ आपको क्या कुछ नजर आती है, क्योंकि आप पहले भी जनप्रतिनिधि हैं काफी लंबे समय? देखिए, विकास कार्य बहुत पीछे जा चुके हैं। सीवर पानी की समस्या इस समय बेहद गंभीर और विकराल रूप ले चुकी है, क्योंकि मैं तो खुद उस चीज को देख रही हूँ। मैं खुद कई गलियों में घुस ही नहीं पा रही, बिल्कुल नहीं घुस पा रही। तो मुझे तो लगता है कि इससे बड़ी समस्या नहीं है। बाकी सड़कें भी नहीं बनी हैं, 20, 25, 30 साल पुरानी कभी सड़कें बनी थी। यहाँ पे विकास कार्य बेहद होना जरूरी है। स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सुधारने की जरूरत है। एक ही तो अस्पताल है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। इस बार यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला कौन सा कार्य आपका ऐसा विशेष होगा जो आम लोगों को जिसका फायदा मिले? मैं लोगों को सबसे पहले उनको पानी दूंगी शुद्ध, ताकि वो जिंदगी तो तरीके से जिए,
उसके बाद उनके सीवर की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य के लिए इस अस्पताल को बहुत शानदार मुझे बनाना है। और एक विधायक के अंतर्गत जितने काम होते हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से करने का काम करूंगी। और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बजट भी लेके आऊंगी, क्योंकि मैं केंद्र सरकार का भी हिस्सा हूंगी। हमारी पार्टी की सरकार पूरी दिल्ली में चल रही है। माननीय हमारे मंत्री जो MP हर्ष मल्होत्रा जी, उनसे भी खूब सारा फंड लेकर अपने क्षेत्र में लगाऊंगी। और मेरी तो इच्छा इतनी बड़ी बड़ी है कि मैं अपने क्षेत्र में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खुलवाऊं, नए स्कूल खुलवाऊं, नया कॉलेज खुलवाऊं, नए अस्पताल खुलवाऊं, नई डिस्पेंसरी खुलवाऊं, क्योंकि मेरा क्षेत्र यूपी बॉर्डर से टच है। यहाँ पे यूपी के लोग आकर भी यहाँ की सुविधाओं को लेते हैं, और इसलिए मेरे क्षेत्र पे बर्डन भी बहुत है। तो मेरे को एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है। और एक्स्ट्रा फंड तभी मिल पाएगा जब मैं केंद्र सरकार से मदद लेकर आऊंगी। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम कपिल परमार है जी। मैं नेशनल हेड हूँ सोशल मीडिया और IT का जी। BJYM का, जो बीजेपी की यूथ विंग है जी। और अभी ये जो 5 विधानसभा है मयूर विहार जिले में, मयूर विहार जिले का मैं प्रभारी हूँ जी जी। अभी युवा मोर्चा के लिए, चुनावों के लिए। तो उसके लिए हम जमीन पे लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं जी। सर, जैसा कि चुनाव काफी नजदीक है, क्या क्या चुनौतियां हैं भाजपा के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐसी पैठ जमा रखी है और काफी लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं लोगों को, तो क्या लगता है भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी? चुनौती हमारे पास पिछले 2 चुनावों में थी, क्योंकि केजरीवाल जी का और बाकी लोगों का चेहरा उजागर नहीं हुआ था जी। तो जो इन्होंने बताया था कि हमारी जो शर्ट है वो एकदम सफेद है जी। उसके दाग अब सबको दिखने लग गए हैं जी। तो लोगों को ये पता लग गया है कि ये तो एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं जी। तो वो ऑलरेडी उजागर हो गया। अभी सिर्फ हमें लोगों को जाके ये बताना है कि जो ये चीजें बोल रहे हैं जी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जी। जो काम ये कर लेते हैं जी। ये बोलते हैं हमने किया जी। जो काम ये नहीं कर पाते हैं बोलते हैं LG ने हमें करने नहीं दिया जी। ठीक है। अगर आप इनको बोलोगे कि कोंडली जो अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि आप नाला साफ करवा दो, ये गटर साफ करवा दो, जी, जी, जी। तो वो इनको LG करने नहीं देते हैं जी जी। लेकिन शीश महल का पैसा सारा LG कैसे पास कर देते हैं जी, जी। तो ये जनता को गुमराह करने के लिए कि जी हम जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करने दे रही है और जो हम कर पा रहे हैं वो तो हम कर पा रहे हैं। आप कोई भी समझदार व्यक्ति ये समझ सकता है जी। लेकिन साथ में इन्होंने जो यहाँ पर जिसको रेवड़ी या जो भी कल्चर बोला जाता था जी, जी। ठीक है, उसको रेवड़ी कल्चर हमने इसलिए बोला हमेशा कि जब आप पैसा अर्जित ना करें जी। आप सिस्टम में काम ना करें जी। जब दिल्ली पैसा ना कमाए और जो पैसा ऑलरेडी है खजाने में या जो टैक्स पेयर से मनी लिया जा रहा है उसको आप बांटते जाए तब वो रेवड़ी होती है जी। लेकिन अगर आप एफिशिएंटली आके काम करें, सिस्टम को एफिशिएंट बनाएं, जो सिस्टम पैसा कमा रहा है और ज़्यादा बढ़े, दिल्ली का जो GDP है वो बढ़े, उसके बाद अगर आप सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं जनता को तो उसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरा ये भी होता है कि अगर आप कोई भी ऐसी स्कीम है जो आपको जैसी भी लगे लेकिन अगर वो जनता के वेलफेयर में चल रही है तो वो वैसी ही रहनी चाहिए और उसको आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी हो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि जनता को जो लाभ मिल रहा है उसको बंद करना चाहिए। इसलिए हमने बोला कि जो लाभ ऑलरेडी मिल रहे हैं लोगों को वो मिलना चाहिए और हम इन लाभों को बढ़ाएंगे। और इसका एक चीज और ये देखी जा रही है, 2100 रुपए प्रत्येक महिलाओं को, दिल्ली की रहने वाली प्रत्येक महिलाओं को देने के वादे किए जा रहे हैं या यूं कहें कि लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। क्या दिल्ली का इतना बजट है? क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है कि मैंने आपको वही बोला, अगर आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाओगे, अगर आप GDP बढ़ाओगे, अगर आप केंद्र की सरकार के साथ मिलकर काम करोगे तो दिल्ली में बड़े आराम से आप बजट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सब सोच समझ के बोला है कि हम 2500 रुपए देंगे जी। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे और सिर्फ पैसे बांटेंगे, ठीक है, जैसे होता है ना किसी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है फिर वो उसको खत्म कर देता है वेस्ट कर करके, तो आम आदमी पार्टी की सरकार वही कर रही थी। जैसे आप पंजाब में देखिए, सर नगद आप भी तो दे रहे हैं सर। नहीं मैं वही अभी प्रवेश वर्मा के यहाँ जो 1,000 रुपए दिए गए महिलाओं को, नहीं वो देखिए, वो आप आम आदमी पार्टी का जो प्रचार है आप देखिए रोज वो वीडियोस कैसे बना रहे हैं। उन्होंने तो अम्बेडकर जी से अपने आप को शाबाशी भी ले ली, वो नेक्स्ट लेवल का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये जो अब आप जिन जैसे मुफ्त बिजली मुफ्त पानी जिसको अभी तक भाजपा रेवड़ी कहती थी, अब उसी को जन कल्याणकारी योजना से उसको चेंज कर दिया, देखिए उसी नाम को
लेकिन केजरीवाल जी का कहना है कि जो चीजें हम दे रहे थे अब उसी को बीजेपी कॉपी कर रही है। तो जब कॉपी ही कर रही है तो फिर डुप्लीकेट क्यों रखना? मुझे ही पसंद किया जाए, मैंने ही ये शुरुआत नहीं, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं केजरीवाल जी ने ही पहले शुरू की है, और भी राज्य हैं जिनमें ये योजनाएं चल रही थी। रेवड़ी तब हो जाती है जब आप पैसा ना कमाएं और सिर्फ जो पड़ा है उसको आप बांटे जाए। हम ये बोल रहे हैं कि हम आएंगे, पैसा भी कमाएंगे, और आपको जनता को अगर इस चीज की सहूलियत मिल रही है तो उसको हम देंगे। अगर ऑलरेडी मिल रही है तो बीजेपी का कभी ये नहीं रहा है कि हमारी और आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक एक लड़ाई आप बोल सकते हैं, उसके बीच में जनता को कोई नुकसान हो। जनता को जो मिल रहा है वो मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मिलना चाहिए, और हम वो कहाँ से देंगे? हम कमा के देंगे। आप देखिए, ऐसा वही पैसा कमाया हुआ, वही पैसा अगर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, उन्हीं पैसों और विकास कार्य वो भी किया जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि कोई चीज को छोड़ के ये किया जाएगा। केजरीवाल जी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो उन्होंने, अगर आप इसके क्रोनोलॉजिकल वे में देखेंगे, जब इन्होंने एमसीडी इलेक्शन हारा पिछले वाला, तब इनको लगा कि अब हमारे हाथ से दिल्ली की सत्ता भी जाएगी। उसके बाद इन्होंने ये सब शुरू किया। पिछली बार कम किया था, अब आजकल तो इतने घबराए हुए हैं, रात को इनको सपना आता है ये फ्री दे दो, ये फ्री दे दो, और अगले दिन जाके वो घोषणा कर देते हैं। दिखते हैं कि कल एक बहुत बड़ी घोषणा होगी, इनको दिखता है कि अच्छा ये बच गए, अरे इनको भी कर देते हैं, अनाउंस देना तो है ही नहीं, सरकार बच जाएगी तो करेंगे। दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में जो बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था उन्होंने खाली कर दिया पिछले 10 साल में। पंजाब में क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वहां पैसे है ही नहीं, और वहां पर ये दे देते अगर इनके खजाना पड़ा, क्योंकि ये खुद तो अर्जित नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए थे, इसको ये वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये बोलने का मतलब है, ऐसा नहीं कि हमने और राज्यों में भी दी, और हमने ऑलरेडी दे दी है। जी। हमने ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में घोषणा की और चुनाव के बाद देंगे। अच्छा सर, हमने चुनाव से पहले शुरू कर दिया। कोंडली विधानसभा क्षेत्र से प्रियंका जी को टिकट देने से अंदरूनी कुछ नाराजगी चल रही है। देखिए, कभी भी कोई भी काम होता है, परिवार होता है, ठीक है, बड़े और बेटे, छोटे बेटे में भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि परिवार में कोई खराबी आ गई, शाम को मिल बैठेंगे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा है कि अगर आज मेरे को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आज चुनाव हार जाता है, ऐसा लगता है कि इसका करियर खत्म हो जाएगा, पार्टी उसको ऐसा आशीर्वाद देती है कि अगली बार वो और ऊपर चले जाते हैं। कई लोग लोकसभा चुनाव हार के विधानसभा में जाके चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि एक ही पार्टी है हमारी, देखिए अगर आप देखेंगे तो भारत में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टियां ये एक आइडियोलॉजी को लेकर चलती हैं। ठीक है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बची है जिसके लिए भारत माता सबसे पहले है। आज भी आपने देखा, हम शुरुआत भी भारत माता की जैसे करते हैं, खत्म भी भारत माता की जैसे करते हैं। तो जो चीज कर रहे हैं वो भी भारत माता के लिए, जो करेंगे वो भी भारत माता के लिए। सीएम कैंडिडेट का चेहरा, सीएम कैंडिडेट का चेहरा जो है वो यहाँ पर जब हमारे विधायक जीत के आएंगे वो तय करेंगे। देखो, पार्टी की रणनीति होती है। कहीं पर आपको लगता है कि चेहरा आप घोषित कर देंगे, या आपको लगता है कि ऑलरेडी लोग, जनता से आवाज आ रही है, इन्हीं को बना दो, तो उनका घोषित कर देते हैं। कहीं लगता है आपको कि यहाँ नहीं घोषित करेंगे तो अच्छा है। तो दोनों तरीके से काम चलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो दूल्हा बन गए हैं, ठीक है, हम तो दिल्ली को माता मानते हैं, माँ मानते हैं, इस धरती को माँ मानते हैं, अब वो दूल्हा बन गए हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो व्यक्ति सीएम बन ही नहीं सकता वो सीएम कैसे बनेगा? आपको पता है, आप लोग तो सब समझदार हैं, आपको सब पता है उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। वो सीएम तो बन ही नहीं सकते जीतने के बाद भी, तो जीतने के बाद वो सीएम नहीं बनेंगे। ठीक है, अब आतिशी जी को लग रहा है कि अगर ये हार गई तो मैं सीएम बन जाऊंगी। ठीक है, इनको लग रहा है कि मैं तो बन के भी नहीं बनूंगा, तो ये 2 बार बन गई तो स्ट्रांग हो जाएंगी। तो अगर आप पता कीजिए मीडिया में अच्छे से, ये दोनों एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। ठीक है, आपको तो ज्यादा जानकारी होगी। एक आखिरी सवाल मेरा रहने वाला, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी से जनता तरस रही है, और आपकी जो यहाँ मौजूदा जो कैंडिडेट है वो आम आदमी पार्टी छोड़कर आई थी भारतीय जनता पार्टी में। तो सवाल है कि क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि 5 साल सारे कार्यकर्ता, सारे नेता बड़ी मेहनत करते हैं, इस बार शायद हमारी बारी आए, तो क्या भाजपा के लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया? पहला सवाल। दूसरा कि ये आप कैसे इस बात पे जोर देते हैं कि कोई आम आदमी पार्टी से नाराज है और आम आदमी पार्टी की ही नेता ज्वाइन करती है बीजेपी, उसको जनता एक्सेप्ट कर लेगी, ये कहकर कि अब ये बीजेपी में आ गई, ये एक्सेप्ट कर लो? देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हमारी एक आइडियोलॉजी है, जो भी भारतीय जनता पार्टी में उस आइडियोलॉजी को मान के आता है
उसका स्वागत है। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी, नहीं अपॉर्चुनिटी, देखिए आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो हमारी आइडियोलॉजी को भी मान रहा है और यहाँ जीतने का प्रबल दावेदार है, जिससे हम यहाँ व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए सबने सोच के मिल बैठ के उसको डिसीजन लिया है। ठीक है, डिसीजन लेने का ये मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति आता है उसको सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मानना पड़ता है। आपने देखा होगा पहले भी जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मान नहीं पाए, अपना नहीं पाए, वो भारतीय पार्टी को छोड़ के चले गए, और जो अपना लेता है वो साथ में रहता है। सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमेशा ये सुनने को मिलता है कि भाजपा को भाजपा वाले ही हराते हैं, बाहर नहीं हराता, भाजपा को भाजपा ही हराती है। इस बार आप देखिएगा ये यहाँ से जीतेंगी, और पूरे दिल्ली में आप देखेंगे जो अंडर करंट चल रहा है, आप जाके बात कीजिए किसी से भी, इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है, सरकार बना रही है, और आपने देखा पूरे देश में जनता अब एक तरफा वो देती है, ऐसा नहीं कि बीच में अटकाती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी यहाँ दिल्ली की जनता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जो सारे साथ में लगे हुए राज्य हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पहले ही आ जाती, लेकिन ये बीच में आके इन्होंने आंदोलन का यूज करके लोगों को भरवा के, मैंने आपसे वही पूछा, मतलब जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा ले उससे बहस भी क्या करनी है। मतलब जिसका बच्चा होगा वो अपने बच्चों की गलत कसम खा ही नहीं कर सकता, उस बंदे, वो इंसान विश्वास करने के काबिल ही नहीं है। आदमी 100 झूठ बोल देगा, 100 कर दे, लेकिन अपने बच्चों की कसम कोई बहुत बड़े से बड़ा झूठा आदमी भी नहीं खाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।